अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके डॉक्टर लिए आपके सामने। आज हमारे साथ आपके डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं कई हफ्तों से और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपका ऐसा ही रिस्पांस होगा। जो कि एमडी भी हैं और एमबीबीएस हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है डायबिटिक में और फेलोशिप इन्होंने हासिल की है और कई डिप्लोमाज इन्होंने लिए हैं। लंदन यूनिवर्सिटी से ये फारिग है, जो कि लंदन की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पर इनके क्लिनिक्स हैं बंजारा हिल्स, विजयनगर कॉलोनी और शाहली बंडा में। आप उनसे रब्ता करते हैं। आइए डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और उन्हें खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम जी। पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि आपने डायबिटिक पे बात की है, माशाल्लाह बहुत ही लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। और ओबेसिटी पे हम बात करें अगर तो ये ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, आज हम इस पर बात करें। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी देखिए, जैसा आपने बहुत ही अच्छी बात टॉपिक छेड़ी है कि ओबेसिटी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले भी कई अपने शोज में और दूसरे टीवी के शोज में मैं ये बात कहता हूं कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी कि हर चीज बीमारी का एक जड़ या एक लिंक बॉडी से हमारा बनता है, हमारा जड़ है, हमारा लिंक है मोटेपन से। और आज के अगर हम दौर में देखें तो स्ट्रेस भी एक ऐसा अहम चीज हो चुकी है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रेस होता ही है। तो स्ट्रेस भी एक बड़ा एक कंपोनेंट बन चुका है हमारे बीमारियां आने का। तो अगर देखें, अब सबसे पहली चीज अगर हम सोचें कि मोटेपन से, जैसे हम अपने बातचीत में कहते हैं कि मोटापन एक जड़ है और हमें जड़ से ट्रीट करना चाहिए कोई भी बीमारी का, ना कि उसके स्टेम का हो या क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि एक झाड़ है, झाड़ में एक रूट्स होते हैं, स्टेम होता है और उसके पत्तियां होती हैं। तो हमें ट्रीट करना चाहिए जड़ से, ना कि स्टेम को और ना ही पत्तियों को। देखिए, कोई भी डिजीज होती है तो उसका एक सिम्टम्स होते हैं, हमें सिम्टम्स तो एक इमीडिएट रिलीफ देता है। अगर फर्ज कीजिए किसी को अंदर से एक इन्फेक्शन है तो बुखार आती है, तो बुखार के तौर पर वो इन्फेक्शन निकल के आता है, तो हम बुखार को ट्रीट करते हैं। लेकिन इन्फेक्शन का रीजन क्या है, उसकी जड़ तक हमें जाना चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि मोटेपन से हमें, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोटेपन से ही हमें शुगर आता है, मोटेपन से ही हमें कई कैंसर्स का आना लाजिम बन जाता है और स्ट्रोक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक्स का मतलब कोई भी ब्रेन को जाके कोई स्ट्रोक होना, या तो मोटेपन से पीसीओडी जैसी चीज जो आजकल इतनी कॉमन बन चुकी है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि जो सिस्ट का या पानी के बुलबुलों का ओवरीज पे होना, यानी कि बच्चेदानी के आसपास जो ओवरीज होते हैं वहां पर पानी के बुलबुलों का आ जाना, इस मोटेपन से पीसीओडी की शिकायत भी हो जाती है। और मोटेपन से ही फैटी लिवर जो हम कहते हैं, यानी कि फैटी लिवर यानी कि लिवर के अंदर, मुझे पता नहीं है कि लिवर को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन लिवर के जिगर कहते हैं उसे। अच्छा, तो लिवर के अंदर का जो फैट का एक्यूमुलेट हो जाना, ये बेहद जरूरी है कि ये चीजों पे फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं, चाहे उसका ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 2 हो, चाहे ग्रेड 3 हो, तो ऐसी चीज मोटेपन से इसका फैट का लिवर में आ जाना, ये बहुत ही अहम चीज हो जाती है। देखिए, अगर हम शुरू करते हैं मोटेपन से ऐसे चीजों को, जो ऐसी चीजें जो बॉडी में होती हैं, जो बॉडी के हार्ट को, जो मेन हार्ट जो होता है उसे जो प्रोटेक्ट करती है, वो उसे कम करना शुरू कर देती है। जैसा कि ऐसे दो चीजें हैं, जैसा कि एडिपोनेक्टिन एक ऐसी केमिकल, एक ऐसा बॉडी में होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कई चीजों में, और एचडीएल जो खून के अंदर जो चिकनापन होता है, जो अच्छा चिकनापन जिसे हम कहते हैं, जिसका होना बेहद जरूरी है हमारे जिस्म में, जो बॉडी के हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसका भी कमी पेशी हो जाती है। ये दो अहम चीजें हैं जहां पर हार्ट का प्रोटेक्शन कम हो जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ ले लें, क्योंकि मोटेपन की वजह से चर्बी का ज्यादा हो जाना
और जब चर्बी ज्यादा हो जाती है, यानी कि फैट जब ज्यादा हो जाता है, तो यही फैट है जो बॉडी के हर हिस्से में, यानी कि हर खून में ये जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें तो ये एक पाइप होती है, जैसे खून के हर तरफ के खून के रगें होती हैं, खून की नलियां होती हैं, जिसे एग्जैक्टली तो वहां पर जाकर कचरे का जमा हो जाना, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और यही एथेरोस्क्लेरोसिस का जब कचरा जमा होता है तो यही जाकर हार्ट अटैक के शक्ल में ये दिखाई देता है। देखिए एक मैं आपको एक मेटा एनालिसिस हुई थी, एक स्टडी हुई थी कनाडा में। तो मेटा एनालिसिस उसे कहते हैं, एक 15-20 जब स्टडियां जब करते हैं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ये पूरे स्टडीज का एक निचोड़ निकालते हैं, और इसका निचोड़ का नाम कहते हैं मेटा एनालिसिस, यानी कि एक निचोड़। 15-20 ऐसे दुनिया भर में बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लोग करते हैं वो स्टडी। वो 15 स्टडीज के ऊपर भी एक स्टडी होती है जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, और ये मेटा एनालिसिस में ये बात निकल चुकी है कि हार्ट पे इसका कितना इफेक्ट होता है मोटेपन से। देखिए उसमें सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम मोटेपन को लेकर, हार्ट में दो ऐसे खून की नलियां होती हैं जिसे हम राइट कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, मतलब एक ऐसी खून की नली जो हार्ट को सप्लाई करती है खून को, वो आर्टरी भी ब्लॉक हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो हम बात करते हैं दिल पर किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से बोल रही हैं? थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा प्लीज। मैं सदिया बोल रही हूँ अमरपेट से। जी 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 मैम, मेरा 65 है मेरा वेट, 23 एज है जी। हाइट कितनी है आपकी? जी हाइट कितनी है आपकी? हाइट क्या है कि मैम वो नहीं मालूम। फिर भी 5'3", 5'2", 5'1", 5'4" रहती है। 5'4" हाइट है, 23 एज है और 65 वेट है। बताइए आगे क्या कहना चाहती हैं आप? पेट मेरा बहुत निकल गया है, तो इसके बाद में डॉक्टर साहब से कुछ ले नहीं सकता। ओके, यानी आपको टमी की बात आप कर रही हैं। ओके, ये कितना कब से हो रहा है आपको? जी अभी रिसेंटली से हो रहा है ये। रिसेंटली हो रहा है। ओके, आपको बीपी वगैरह कुछ है क्या? जी जी नहीं मैम। क्या करती हैं आप वैसे? मैं करती हूँ। ओके, चलिए और कुछ पूछना नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताते हैं आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, लेकिन टमी जो होती है वो लोगों की बहुत ज्यादा निकल आती है। तो इसका क्या उपाय है और इसके लिए क्या किया जा सकता है और ये क्यों होता है? जी जरूर जरूर। देखिए जैसा आपने बताया सबिया, अस्सलाम वालेकुम, जैसा आपने बताया कि आपका वजन 55 kg बताया, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस आपने बताई। आपकी हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका वजन 56 kg होना चाहिए, बल्कि आप 1 kg अंडरवेट ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका 65 बताया उन्होंने। 65 बताया? जी हाँ, 65 वेट बताया। ओह आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 11 से 12 किलो वजन आपका ज्यादा है। तो जब 11 से 12 किलो का वजन ज्यादा है और ज्यादातर आपका वजन सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि बीच की ओबेसिटी में, देखिए इसका सीधा सीधा लिंक जाता है हमारे लाइफस्टाइल पे कि हम जो अक्सर जो ऑयल, जो जिस तरह के ऑयली जो चीजें लेते हैं, हम जो फास्ट फूड लेते हैं और हम जिस तरीके से जूसेस वगैरह पे हम जो डिपेंड है, जो हमारा रोजाना जो हमारा जो लाइफस्टाइल जो तरीका होता है, ये ज्यादातर हमारा क्या होता है जब लेट नाइट हम खाते हैं या हम लंच या तो हम स्किप कर देते हैं खाने वगैरह को, या तो हम लेट नाइट सोते हैं। तो ये ऐसा कई चीजें आप शायद नहीं भी करती होंगी, लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज में ये टेंडेंसी है कि बीच के हिस्से का पेट का बढ़ जाना ज्यादा अहम हो जाता है। जी, जी। बढ़ता है ओवरऑल। रात में नहीं सोने से सुबह? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर लेट नाइट जब सोते हैं तो हमारे हार्मोन्स ऐसे इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना आपके वेट को गेन करने की तरफ लेके चले जाता है। आपका लेट नाइट सोना आपके वेट को लेकर चले जाता है। जैसे कि आप अक्सर देखें कि नाइट शिफ्ट्स में जो लोग जो काम करते हैं, रातों में जो काम करते हैं, या रातों में जो स्ट्रेस जो जॉब होता है, टेबल वर्क जो ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी क्योंकि स्ट्रेस का ज्यादा होना, ऐसे हार्मोन्स अपसेट हो जाते हैं और उनको टेबल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों में भी वजन बैठे बैठे वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों में।
तो मैं इनका यही कहूंगा कि थोड़े आप फिजिकल एक्टिविटी करें, खासतौर पर ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़े से एब्डोमिनल वर्कअप करें, एक्सरसाइजेस करें। इसके खासतौर पे अलग अलग तरह के इसके वर्कअप्स होते हैं जो आपके पास इसका क्या इलाज है? नहीं, इसका इलाज मेरे पास है। देखिए, जैसा कि मैं मोटेपन का ही एक्सपर्ट हूं, मैं और डायबिटीज का एक्सपर्ट हूं, तो खासतौर पर मैं ये देखना जरूर पसंद करूंगा कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी कितना है, आपका वेट का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना जाता है, यानी 35 इंचेस के ऊपर है या कितना है, वहां की एडिपोसिटी कितनी है, यानी कि वहां का फैट का कंजम्पशन कितना है। तो अंदर का फैट भी देखा जाता है, एक मशीन पर हम चेक करते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सी मशीन होती है जिसपे विसरल फैट देखा जाता है, मतलब ऊपर का वहां अंदर का फैट कितना है, स्किन के ऊपर का फैट कितना है, सबकुटेनियस फैट कितना है। तो ये फैट्स पे हम डिकम्पोज हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कैसा इसका वो होना चाहिए। और मेरे पास थोड़े मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे मैं इस चीजों का फैट को बर्न करता हूं। तो जो लोग आपके पास नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या उपाय करेंगे? तो पानी ज्यादा पीना चाहिए? नहीं, पानी तो पीजिए आप। देखिए, मैं यही कहूंगा कि डाइट, जो कैलोरीज हम जो इंटेक करते हैं, जो डाइट में बहुत अहम चीज है कि हम कैलोरी इंटेक को कम करें और कम से कम एक 18 से 2000 तक कैलोरीज को मेंटेन करें। और जितना हो सके अगर ब्रिस्क वॉकिंग अगर हम करते हैं, यानी कि 30 मिनट अगर डेली हम वॉक करें तो हफ्ते के हो गए 150 मिनट। जब 30 मिनट्स की वॉकिंग पे आप अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 कैलोरीज आप बर्न करती हैं। देखिए, ये बहुत अहम चीज है क्योंकि फैट लूज होता है और फैट जब ऑटोमेटिकली जब आप उसको वो करते हैं तो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे वो करने में, लेकिन हो जाएगा। हम जी इंशाल्लाह। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इसीराज से बोल रही हूँ। आयशा जबीन है मेरा नाम। बोलिए आयशा, क्या उम्र है? गर्दनों में बहुत दर्द है मैम। गर्दन में दर्द है आपको? हाँ। ये आयशा कब से प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम मेरे को 1 ईयर से है कम्प्लीटली। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 25 है। करती क्या है आप? पढ़ती हैं ज्यादा या कोई काम करती हैं झुक के जो आपको? नहीं, मैं शादी हो गई, मेरी 4 बच्चे हैं मेरे को। जी जी, माशाल्लाह। अब 1 साल से गर्दनों में दर्द हो रहा है। ऑपरेशन होके 3 साल हो रहा मेरा। कौन सा ऑपरेशन हुआ? कौन सा ऑपरेशन हुआ है आपका? 3 साल हो रहा। कौन सा ऑपरेशन हुआ है आपका? फैमिली प्लानिंग। ओके, अच्छा। आपकी वेट भी ज्यादा हो जा रहा है जब से। कितना वेट है, मैं वही पूछना चाह रही थी। मेरा वेट होगा 55। 55? 65। हाँ जी, 65 बताया आपने। 65 बताया या 55 बताया? नहीं, 55। 55 है आपका वेट। और हाइट क्या होगी? 5'3" होंगी। 5'3" हाइट है। और आपका वेट कितना होगा? वेट 55, हाइट मेरा 55 के अंदर ही है। अभी मैं करेक्ट वो नहीं करी हूँ। आपको बीपी शुगर वगैरह कुछ है इसके साथ साथ? नहीं, डिलीवरी के टाइम पे हुआ था बीपी प्रॉब्लम। अभी फिर वक्त तो नॉर्मल है। जी जी, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी आयशा, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी उम्र 25 साल आपने बताई, और आपको आपका पेन, नेक पेन जो आपको पीछे गर्दन में जो दर्द होता है, और आपका फैमिली ऑपरेशन हुआ यानी कि ट्यूबेक्टमी वगैरह का ऑपरेशन हो चुका है। देखिए, आप जनरली ये एक टेंडेंसी होती है कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी, यानी कि एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो वजन बढ़ा लेती हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये होता है कि जब फैमिली प्लानिंग का जब ऑपरेशन हो जाता है तो वहां पर उनका वेट गेन हो जाता है। तो ऐसे अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम इनके केस में अगर हम देखें, आयशा के केस में देखें, तो इनका वेट उतना बढ़ा हुआ नहीं है। अगर ओवरऑल वेट की अगर हम बात करें तो नहीं बढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर इनके टम्मी के एरिया पर अगर बढ़ा हुआ है वेट या इनका वो है, तो मैं यही सजेशन दूंगा जो पुराने पेशेंट जो सबिया को जो हम पेशेंट्स की बात कर रहे थे कि हम खाने वाने की तरफ वो ध्यान दें, ऑयल की चीजों को कम करें, फास्ट फूड की चीजों को कम करें। ऐसी चीजों पर आप देखते रहिए। इंशाल्लाह आपको मैं आगे बहुत डिटेल्स बोलूंगा इसके बारे में। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंट जरूरत है। आप थोड़ा सा एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा आपको एरोबिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्टिविटी में आपको ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अहम चीज हो जाती है वहां पर। और कैलोरी इंटेक को हम कम करना चाहिए, यानी कि जो हम खाने पीने में जो डाइट जो होती है उसकी कैलोरी इंटेक कम करना चाहिए। मैं आपका जैसे मैंने
प्रोग्राम आपका इससे पहले भी एक वो था कि खाएं तो क्या खाएं। देखिए मैं अभी भी यही कहूंगा कि खाने की चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें बहुत होती हैं, आप हर चीज खा सकती हैं, लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं उसे बर्न भी साइमल्टेनियसली करना चाहिए। और एक दिन की बात नहीं होती, ये हमें जिंदगी भर आगे हमें हमारी सेहत चाहिए, हमें हमारा मोटापन नहीं बढ़ना है हमें। और मोटेपन से जो कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही डेडली जो कॉम्प्लिकेशन जो नजर आती हैं, जो स्लो पॉइजन होता है मोटापन, उससे अगर नहीं चाहिए तो हमें बेहतर है कि हम एहतियात करें। जी, तो मैंने सुना है जो टम्मी होती है वो खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से भी होता है, तो क्या आधे घंटे के बाद पानी पीना, जैसे कि हदीस में भी आया बिल्कुल है, तो बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छी बात कही, सुन्नत तरीका जैसा हम देखते हैं कि खाना खाने से पहले हमें 15 मिनट पहले हम 2 गिलास पानी पिए, जो सुन्नत तरीका हो जाता है, क्योंकि हमारा जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ नजर आता है, तो हम अल्टीमेटली हम थोड़ा कम खाने में एंड अप होते हैं। और इन बिटवीन खाना खाने के बाद जैसा आपने बताया कि हदीस में भी है, बिल्कुल सही है। और ये खाना खाने के एक 10-15 मिनट के बाद आप पानी पिए। खाना खाते ही फौरन पानी पीने को जहर भी करार दिया गया है। बिल्कुल बेशक, तो आधे घंटे बाद खाएं तो बिल्कुल पिए तो अच्छा रहेगा। जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं और कौन? जी, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। फरमाइएगा। जी, ये मोटापा कम करने के लिए ग्रीन टी बोल के आजकल बहुत एडवर्टाइज आ रही है, ग्रीन टी पीना अच्छा है, डॉक्टर की एडवाइस है। जी बिल्कुल, पहले आप ये बताइएगा कि आपका वेट खुद कितना है, आप पीना चाहती हैं? हेलो, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं चंचलपुरा से बोल रही हूँ। चंचलपुरा से बोल रही हैं, तो आपका सही है ये ग्रीन टी पीना? अच्छा, ग्रीन टी के बारे में ये सवाल करना चाहते हैं। बीबी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आप ग्रीन टी पी सकती हैं। ग्रीन टी में ऐसे थोड़े कंपोनेंट्स होते हैं जिससे थोड़ा सा बिल्कुल फर्क होता है वजन लूज करने में, लेकिन ऐसा कोई आपको ड्रामेटिक चेंजेस नजर नहीं आएंगी। बल्कि आप ये जरूर करें कि जब भी आप चाय पीती हैं या ग्रीन टी पी सकती हैं, लेमन टी पी सकती हैं, ग्रीन टी पी, आप जितने भी चाय होते हैं बगैर शक्कर के अगर आप चाय पीती हैं और थोड़ा दूध का कंपोनेंट अगर हम कम कर दें तो बिल्कुल ये सिर्फ ग्रीन टी ही नहीं बल्कि दूसरे चाय जो वगैरह जो होती हैं वो डिकॉशन ले सकती हैं आप, और कितने बार आप 10 मरतबा ले सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसका एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है ग्रीन टी में जिसके लेने से ये बताया गया है कि थोड़ी एडिपोसिटी में, यानी कि जो पेट के अंदर का जो घटपना, जो मोटा चर्बीपना थोड़ा होता है, उसमें थोड़ा सी ढील होती है, ऐसा नजर आता है, लेकिन ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंजेस नजर नहीं आते। हाँ बिल्कुल, आपके आंसर अगर आपको मैं दूं तो ले सकती हैं। इससे ये जरूर कहूंगा कि मोटापन बढ़ेगा नहीं ग्रीन टी से। जी जी, तो हम जब प्रोग्राम शुरू किया था हम बात कर रहे थे ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशंस। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नखले मकाम करने पर, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर इंसान जाते आते रहते हैं, तो क्या इससे उनका मोटापा या शुगर लेवल ये बढ़ता घटता रहता है? या मैं आपसे हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे सवाल आप करती हैं माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कितना रोल अदा करते हैं, यानी कि माहौल कितना असर करता है। जैसा कि अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम यहाँ से जो लोग, हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग थे जो अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, या आज नहीं मतलब बरसों से, अगर आप जो बरसों से जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 साल पहले या 30 साल पहले, वहां पर देखिए जब हिंदुस्तान के लोग जब शिफ्ट होते हैं अमेरिका में या कोई भी कंट्री में, तो एशियन कंट्रीज में या हिंदुस्तान के लोगों में ये जीन होता ही है, यानी कि जो जीन होता है उसमें हमारे जीन में ऐसा होता ही है कि हम रिस्क पे रहते हैं डायबिटीज आने के या मोटेपन आने के। एक रिस्क फैक्टर हम लेते ही हैं, रिस्क फैक्टर हम कैरी ही करते हैं। तो जब हम जाते हैं अमेरिका, अगर अमेरिका की जगह अगर हम बात करें तो अमेरिका में टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो वहां का जो इन्वायरमेंट या वहां का माहौल, जो इन्वायरमेंटल का जो माहौल होता है वो लेस टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, यानी कि इन्वायरमेंट टॉक्सिसिटी कम रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें टाइप 2 डायबिटीज जो आने के जो चांसेस रहते हैं वो अमेरिका जाने से और वहां पर बसने से टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस आने के कम हो जाते हैं। लेकिन
लेकिन ये बात आप जरूर रखें कि वहां के जो डिजीजेस हैं वो डिजीजेस हमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि अमेरिका में अगर हम गए तो अमेरिका में ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए टाइप 2 हमें आने के चांसेस ज्यादा हैं। एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो हमारे जो जीन्स होते हैं वो जीन्स में टाइप 2 डायबिटीज के जीन्स ज्यादा हैं, क्योंकि अगर एशियन में अगर वर्ल्ड वाइड में देखें तो 99% चांसेस टाइप 2 के होते हैं। लेकिन यही टाइप 2 जब हम अमेरिका में जाके रहते हैं तो वहां पर टाइप 2 के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन टाइप 1 के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका में जीन म्यूटेशन यानी कि जीन में कुछ घपला हो जाना, यानी कि जीन में जो अंदर का जो डीएनए जो सेल के अंदर जो जीन होता है वो जीन का म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हरकतें हो जाती हैं जिसका जीन पलट जाता है और वो जीन के हमें चांसेस टाइप 1 डायबिटीज के बढ़ जाते हैं। एक चीज। फिर अमेरिका में अगर हम रहने से हमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमेरिका में कोलोन कैंसर के यानी कि पेट के जो हाजमे का जो हिस्सा होता है वहां के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए तो बात चीजें कम होती हैं लेकिन बात चीजें वहां के बढ़ जाते हैं। तो माहौल बहुत असर बहुत अगर हम इसी की बात अगर और आगे बात करें तो हम अगर हम सिंगापुर की बात कर लें, अगर हम सिंगापुर की बात कर लें तो सिंगापुर में जब हमारे जो लोग 40 अगर फर्स्ट 40 साल से सिंगापुर में हमारे इंडियन का कोई फैमिली जाकर वहां पर बसती है, 40 साल से बसती है, तो ये सवाल उठता है कि हमारे और सिंगापुर में ऑलरेडी हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के जो एशियन कंट्रीज में होता ही है कि पहले से जीन टाइप 2 डायबिटीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंगापुर में यह देखा गया है कि और डबल या ट्रिपल चांसेस हो जाते हैं वो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज आने के। वहां का टॉक्सिक एनवायरमेंट है। देखिए जैसे अमेरिका का एक बीमारी नहीं आ रही है, कम हो रही है, लेकिन 2-3 बीमारियां वहां पर बढ़ के होती हैं। उसी तरह से सिंगापुर में अगर हम देख लें तो टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास चांसेस बढ़े हुए हैं, जी जी, फिर और वहां पर रहने से हमारे चांसेस और बढ़ रहे हैं जी। तो ये बहुत अहम चीज है जी डॉक्टर साहब। तो टाइप 1 और टाइप 2 शुगर के बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया है, हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद भी जारी रहेगा आपके डॉक्टर का सिलसिला, देखते रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है रूबी टीवी के आपके डॉक्टर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि MBBS भी हैं, MD भी हैं, और हम बात कर रहे हैं डायबिटिक और ओबेसिटी पर। अगर आपको भी इसी तरह की कोई बीमारी लाहक है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर शकील अहमद के क्लिनिक्स हैं शाहली बंडा, बंजारा हिल्स और विजयनगर कॉलोनी में। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे ओबेसिटी और उससे जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस पर। तो हमेशा हमने देखा है आमतौर पर कि नींद में लोग खर्राटे लेते हैं, जिसे आमतौर पर गुर्राटे कहते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? क्या डायबिटिक से आते हैं या फिर ओबेसिटी से आते हैं या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, क्या होता है? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि देखिए इसका लिंक तो कई चीजों से होती हैं, जिसे हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे स्नोरिंग कहते हैं, यानी कि गुर्राटे लेना, यानी कि स्नोरिंग करना। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मोटा पेशेंट है, अगर ओबेसिटी से स्लीप का बहुत ही बड़ा ताल्लुक है। देखिए कैसा इसका ताल्लुक इस तरह से होता है कि जब ओबेसिटी दो तरह की होती है। ओबेसिटी एक अपर ओबेसिटी होती है, एक लोअर ओबेसिटी होती है। हम जब अपर ओबेसिटी की अगर हम बात
करते हैं, अगर हम नेक सर्कमफ्रेंस अगर हम टेप मेजर करके अगर हम देखें तो अगर हम 17 इंचेस से अगर हमारी नेक सर्कमफ्रेंस अगर ऊपर होती है, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके 17 इंचेस से ऊपर हो, अगर बहुत ही ज्यादा वजन भी है, अगर ओवरऑल सेंट्रल ओबेसिटी भी है यानी कि बीच की ओबेसिटी भी अगर आपकी होती है, अगर तो मोटेपन में ही शुमार होता है, और यहां का फैट यानी कि गर्दन का फैट जब ज्यादा हो जाता है, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं या सबकुटेनियस एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिसका वजन यहां का बढ़ जाता है, अगर टेप से मापें तो 17 इंचेस अगर वजन ज्यादा आता है तो ये इसी की वजह से आपको स्नोरिंग की शिकायत शुरू हो जाती है, यानी कि स्नोरिंग का मतलब रात में गुर्राटे लेना। अच्छा, इसका और एक सीवियर फॉर्म होता है जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। देखिए, एक हो गई स्नोरिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और दूसरी चीज हो गई स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि जब ऐसा गुर्राटे लेते लेते ऐसे अक्सर मेरे पास जो कई पेशेंट्स आते हैं जो रात में एकदम सांस का लेना कम हो जाता है। देखिए, ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि उनका दम कहीं अटक गया एकदम सांस रुक जाती है और एकदम घबराहट से एकदम उठ जाती हैं या उठ जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जब सांस रुकती है तो हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन जो ब्रेन को जो खून जो जाता है ब्रेन को, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। तो वहां पर ये चांसेस हो जाते हैं आपको स्ट्रोक्स आने के चांसेस, यानी कि ब्रेन में खून का एकदम सेकंड को रुक जाना या ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को कम हो जाना। ऐसे लोगों में यह देखा गया है कि उन्हें स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं और डायरेक्ट लिंक इनका हार्ट से बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, एक बहुत ही बड़ी स्टडी हुई थी अमेरिका में, उसका नाम था विस्कॉन्सिन। अमेरिका में विस्कॉन्सिन सिटी में कोहोर्ट स्लीप स्टडी, ये स्टडी का नाम था कोहोर्ट स्लीप स्टडी, और इस पर 3 लाख ओबीज पेशेंट्स पे ये सिर्फ स्टडी की गई थी। कई बिलियंस ऑफ रुपीस इस पे स्पेंड किया गया था और ये स्टडी का नाम था विस्कॉन्सिन कोहोर्ट स्लीप स्टडी। और ये स्टडी में ये देखा गया है कि अगर हम वन नंबर ऑफ बीएमआई अगर हम बढ़ा लेते हैं तो यानी कि तो अगर फैट डिपोजिशन अगर हमारा बढ़ जाता है तो इससे ये होता है कि भाई आपको हार्ट के डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ बीएमआई इंक्रीज जब हो जाता है तो आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने चांसेस अगर आप मुझे पूछे तो 25 to 30% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, लाजिम बात है सेहत देना और सेहत पे शिफा मिलना या वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं ये स्टडी जो कहता हूं ये जो साइंस कहती है, लेकिन हमारी साइंस तो आज कहती है, लेकिन इसके कई चीजें हमारे ऑलरेडी कह चुके हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई साइंस, एक उसी बात पे मैं बात कहूंगा, जैसे कि आपने पानी के बारे में जिक्र किया था, तो मैं ये कहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो खाना खाते 10 कदम चल करते थे, खत्म नहीं करते थे। तो ये क्यों है? तो आज साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है कि हर खाने के बाद 10 मिनट चला करें। देखिए, आज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का सबसे बड़ा ये अंग्रेजों का ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल निकल चुका है कि 10 मिनट आप हर खाना खाने के बाद चलना चाहिए। ब्रेकफास्ट ले लें, लंच ले लें या डिनर ले लें। तो बात उसी की हो गई कि भाई 10-15 कदम आप चलते हैं, 15-20 कदम चलते हैं, तो उससे होता ही है कि आपका जो चीज आप खाते हैं वो थोड़ा सा गलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फैलाए हुए दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने बोला था कि गर्दन का साइज जो है 17 इंचेस होना चाहिए, तो ये जेंट्स में या लेडीज में भी? नहीं, जनरली औरतों में हो या आदमियों में हो, 17 इंचेस अगर ऊपर आते हैं तो उनका मैकेनिज्म जो फैट टिश्यू जो होता है वो गर्दन का बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको जरूरी ना हो कि दिखे, देखिए जरूरी ना हो दिखे आपको जरूरी नहीं है कि आपके गर्दन के नीचे का फैट और नीचे गिरना जरूरी नहीं है, लेकिन हम नेक से मेजरमेंट करते हैं या तो हम एक मशीन पे थोड़ा सा मेजर कर लेते तो उसे पता चल जाता है कि एडिपोसिटी कितनी है। ये तो हो गई एडल्ट्स की बात, लेकिन बच्चों में भी हमने देखा है कि खराटे लेते हैं। बिल्कुल चाइल्डहुड ओबेसिटी यही वजह है। देखिए, चाइल्डहुड अगर ओबेसिटी आती है तो यही तो ग्लोबली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि बच्चों की ओबेसिटी, एडल्ट की तो है ही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ही तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जी। तो
चाइल्डहुड ओबेसिटी, छोटे बच्चे जो ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं, तो वो भी इसका शिकार होते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ईएनटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका थ्रोट का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो वहां पर एक एनाटॉमिकल ऐसा सिचुएशन जैसा एनाटॉमी में देखा गया है, अगर कुछ एब्नॉर्मलिटी होती है तो वहां पर भी स्नोरिंग का दिखाई देता है। तो वो आप अगर लीन हैं, दुबले हैं, बच्चे में एकदम फिर भी स्नोरिंग आती है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो बेहतर आपको इसका इलाज बतला सकते हैं। तो खर्राटों का इलाज क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं शाहीन नगर वाजीदी से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा एज 23 है अभी। जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। मेरा एज 23 है अभी। जी जी। अभी मेरा वेट 103 हो गया मैम, और 58 मेरा हाइट है। जी, 58 हाइट है और 103 वेट है इनका। जी, आपको और कोई बीपी शुगर वगैरह कुछ है? कुछ भी, सभी नॉर्मल है, लेकिन मेरा वेट जल्दी ग्रो हो रहा है अभी। ठीक है, लेकिन कब से बढ़ रहा है आपका वेट? ऑलमोस्ट 3-4 साल से। आप कोई काम करते हैं? क्या करते हैं आप? आपकी मसरूफियत? मैं फाइनल ईयर है मेरा अभी। फाइनल ईयर है। LLB। तो कॉलेज जाते हैं, बाइक पे जाते हैं आप? नहीं, बस से ही जाता हूँ। ओके, और कुछ पूछना है डॉक्टर? आप खाना पीना आपका बहुत? जी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है? खाना पीना और रात का जागना या सुबह का सोना कैसा है? सभी नॉर्मल है। अभी मैं डाइट पे हूँ और मैं ज्यादातर रोटी खा रहा हूँ। जी जी। डाइट में क्या लेते हैं आप? सुबह 2-3 रोटी है, शाम में 2-3 रोटी। चावल बहुत कम करते हूँ अभी मैं। पानी ज्यादा पीते हैं? जी बिल्कुल। और कुछ पूछना है डॉक्टर? जी शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का। बताते हैं डॉक्टर साहब क्या जवाब दें। जी सलाम अलैकुम। जैसा आपने बताया आपका वजन 103 kg है और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 8 इंचेस, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका वजन 66 kg अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, लेकिन आपका वजन ऑलमोस्ट 33 kg एक्सेस है, तो बहुत काफी ज्यादा वजन है। और आप ऑलरेडी डाइट मेंटेन करते हैं और आप जी बाइक पे भी नहीं जाते हैं, वॉक ज्यादा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं जरूर कह दूंगा कि यहाँ पर आपको मेरे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, क्योंकि जहां पर अब यहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं इससे पहले भी कई स्टडीज बता चुका हूं जो कनाडा में हुई थी, जो अमेरिका में हुई थी, कि ये स्टडीज में क्लियर कट इंडिकेशन था कि सिर्फ डाइट करने से 10% आपको हेल्प मिलेगी और डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको 20% आपको हेल्प मिलेगा वजन कम करने में। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट को या हर ओबेसिटी आदमी या औरत में ये भी कम हो। बस कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल वजन लूज ही नहीं करते ये सब करने के बावजूद भी। तो मैं ये समझूंगा कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत है, जिसमें मैं बिल्कुल एक डाइट ऐसी बतलाता हूं कि आपको जो मैं डाइट देता हूं वो तकलीफदेह डाइट नहीं होती, बिल्कुल आसानी से हर कोई एक इंसान नॉर्मली डाइट को फॉलो कर सकता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिर किस तरह से ले सकते हैं और कितना लेना चाहिए उसकी मैं ज्यादा वो दूंगा। फ्राइड राइस पे मैं वो निकालता हूं, मैदे की चीजें जैसे होती हैं, चावल की चीजें जैसे होती हैं, आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बल्कि आप हर वो एक चीज मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं, लेकिन एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, एक उसका एक तरीके से उसका वजन कम किया जाता है, थोड़े दवाइयों से, थोड़े डाइट से और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में। मैं अपने कई पेशेंट्स को मैं ये नहीं कहता कि आप जिम ज्वाइन करें, ये ज्वाइन करें, लेकिन थोड़ा ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं डे टू डे लाइफ में जिसके करने से बहुत ही फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई पेशेंट्स को शिफा मिलती है। तो हम यही मशवरा देंगे कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। हमने बताया है कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक बंजारा हिल्स, शाहली बंडा और विजयनगर कॉलोनी में है। आपको जो भी नजदीक पड़ता है आप जाकर वहां पर कंसल्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें इंतजार है आपके कॉल्स का, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की बातें भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। हम बात कर रहे थे खर्राटों पर, उसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज अगर ईएनटी का अगर कोई एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है तो ये या तो उसका सिर्फ ईएनटी स्पेशलिस्ट वो बेहतर राय दे सकते हैं। हाँ, अगर मोटेपन का अगर तरीका होता है तो हमें एक ही चीज है कि हमें वेट लॉस करने से ऑटोमेटिकली आपके गर्राटे खत्म हो जाते हैं। मेरे से कई पेशेंट्स हैं जो जिसको स्लीप एपनिया था, यानी कि जिसको गर्राटों की जो शिकायत थी और जिसको रात में सांस भी रुकती थी, सांस लेने से बेहद तकलीफदेह हो जाता था पेशेंट को। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो उसको रात में मशीन पे सोना पड़ता था, जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं। जो जब हम मशीन पे रखते हैं
तो अक्सर होता यह है कि रात में वो मशीन पे सो जाते हैं, सुबह में फिर बहुत आम खास बात हो चुकी है ये स्लीप स्टडी जिसे हम कहते हैं, तो ये करने से हमें उनको बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन मेरे ऐसे कई पेशेंट्स को जब मैं दुबला करता हूं, जब उनका वजन कम हो जाता है, तो मेरे से कई पेशेंट्स हैं जो ये मशीन से निकल चुके हैं, स्लीप स्टडी को करने की जरूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल गर्राटे खत्म हो जाते हैं और उनके स्लीप एपनिया जो रात में जो सांस लेने की जो तकलीफ होती है वो भी 100% खत्म हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कई सालों से इसका शिकार हुए होते हैं, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल उनको पता भी नहीं होता कि वो खर्राटे ले रहे हैं। जी, तो अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि स्नोरिंग से, गर्राटों से या स्लीप एपनिया से जो आदमियों में जो मोटापन, जो गर्दन का मोटापन देखा गया या जनरलाइज मोटापन देखा गया या उनका वेट ओवर वेट अगर है वो या स्टेज 1 में भी है, जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 24 अगर हो जाता है, यानी कि ओवरवेट में जब शुमार हो जाते हैं और उन्हें स्नोरिंग की शिकायत हो जाती है, तो हमें यह जरूरी हो जाता है कि उनको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर चीज हो। लेकिन देखिए, मगर एहतियात करना बेहद जरूरी है, ये साइंस यही कहती है। हम जो देखते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, जो हम पेशेंट्स को देखते आते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक इन तरह से होता है। देखिए, इसी चीज पे मैं एक बात कह दूं कि ओबेसिटी और हार्ट पे, ओबेसिटी से हार्ट का लिंक की जो मैं जितनी भी चीजें कहता हूं, मैं स्टडीज पे कहता हूं, जो स्टडीज हो चुकी हैं, जो अरबों रुपया, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपया इस पे खर्चा हो चुका है और ये बड़े, बहुत ही बड़े जो दुनिया के नामचीन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये इनके स्टडीज होते हैं। देखिए, एक स्टडी ऐसी हुई थी मोटेपन पे और हार्ट पे। देखिए, मोटेपन और हार्ट पे एक स्टडी का नाम था, जहां तक मुझे याद है, कोहोर्ट कोलैबोरेशन स्टडी। कोहोर्ट कोलैबोरेशन स्टडी एक हुई थी। इस पे ये हुआ था कि 3 लाख मोटे पेशेंट्स को चुना गया था और ये 3 लाख पेशेंट्स में ये देखने के लिए चुना गया था कि इनमें से कितने लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनमें ये मालूम हुआ था कि भाई, अगर जो लोगों का 1 यूनिट ऑफ बीएमआई, यानी कि बीएमआई का मतलब ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, हम कैलकुलेट करते हैं जब एक का वेट मालूम चलता है कि हाइट मालूम चलती है, तो हम वेट और हाइट के बुनियाद पे हम एक बीएमआई निकालते हैं। वो बीएमआई पे अगर 1 यूनिट ऑफ बीएमआई जब बढ़ता है तो 25% चांसेस स्कीमिक हार्ट डिजीजेस, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, स्कीमिक हार्ट डिजीजेस, यानी कि हार्ट को स्कीमिया हो जाना, हार्ट के तरफ ऑक्सीजन या खून का जाना कम हो जाना बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिल पर इसका असर हो सकता है बेहद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं सुकरे से बात कर रही हूँ। फरमाइएगा। मेरे को थायराइड है। जी, कितने साल से है? मेरे को 15 साल से है। जी जी, इलाज चल रहा है इसका? हाँ, इलाज चल रहा है। मेरा वेट है 65। जी, हाइट? जी, मैं हाइट 5'5" है। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र मेरी 32 साल रही है। ओके जी। मेरे को वॉकिंग और डाइटिंग करती मैं। जी, मैं सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा करती हूँ। वो डाइट करने वो जितने दिन डाइटिंग वॉकिंग करती हूँ, जब तक मेरा वेट कम रहता है, जैसे छोड़ती फिर वेट बढ़ जाता है मेरा। वही पूछना था डॉक्टर साहब से। और मैं मशीन पे करती हूँ। जी, आपको बच्चे हैं? जी हाँ, 2 बच्चे हैं। जी, नॉर्मल थे? जी नहीं, ऑपरेशन। जी, कितने साल हो गया है? अब करीब 10 साल 13 साल होता। जी, तो आप थायराइड बता रही हैं 15 साल से था? जी जी। और कुछ पूछना है? नहीं। जी, शुक्रिया आपके कॉल करने का। डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। ये बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपका वजन 65 kg और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 5 इंचेस, लेकिन जब भी आप डाइट करती हैं, वॉकिंग करती हैं, तो वेट कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आप रीगेन कर लेती हैं। देखिए, यहां पर 2 चीजें मैं अहम अपने सारे व्यूवर्स को मैं ये बात कह दूं कि वजन बढ़ता क्यों है। नंबर 1 चीज देखिए, जब हम, जैसे मैंने बताया कि वजन बढ़ने के चांसेस यही हो सकते हैं कि अगर आप मेंटेनेंस ना कर सकें, अगर मेंटेनेंस में जब आप फेल हो जाती हैं वजन को मेंटेन करने में, तो जब भी आपका वजन बढ़ता है, जैसे अगर मेरे पेशेंट्स का अगर आप बात करें तो वजन नहीं बढ़ता उनका, क्योंकि वो मेंटेन करती हैं,
क्योंकि मेंटेन करने के लिए जिंदगी भर आपका वजन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ओबेसिटी एक दिन की बात नहीं होती, ओबेसिटी का मेंटेन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं एक आपको यह बात जरूर कह दूं कि जो कैलोरी इंटेक होती है हमारी, वो कैलोरी इंटेक को आप कम ही रखें। मतलब आप कभी ज्यादा खा सकती हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को अगर कॉन्स्टेंटली अगर आप रखती हैं, जैसा कि फिजिकल एक्टिविटी में जैसा कि ब्रिस्क वॉकिंग एक बहुत अहम चीज हो जाती है, जहां पर आप 200 से 250 किलो कैलोरी आप लूज करती हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली आप मेंटेन करती हैं, अगर ये बैलेंस अगर आप मेंटेन करती हैं लाइफ लॉन्ग, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप किस चीज, लेकिन ये अहम चीज रहती है कि कैलोरी इंटेक, जो डाइट में आप किस तरह की चीजें लेती हैं, क्या लेती हैं, तलन कितनी चीजें लेती हैं, तो आपको उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीके की जरूरत है कि आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें लेने से आप बड़ा वजन बढ़ सकता है, कौन सी चीज ऐसे नहीं है जो नहीं लेने से आपका वजन कम रहता है। इसकी एक डिटेल अगर आपको वो चीज अगर मिल गई तो इंशाल्लाह आपको मेंटेनेंस चलेगा। अच्छा जी, एक कॉल ले लेते हैं, आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारा नाम जबीन है, हम चंचलगुड़े से बात कर रहे हैं। हाँ ये जी, जानना चाहते हैं कि हमारी हाइट 5'3" है, 5'3 हाफ, और हमारा वेट 63 है जी। तो हमारा वेट कितना होना चाहिए हमारी हाइट के हिसाब से? हमारी एज 23 है 23। और हमें एपिलेप्सी है, हमारी तबीयत एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी। और हमें 1 साल पहले थायराइड था, जो 6 महीने टैबलेट खाने के बाद फिर 6 महीने टैबलेट रोक के 2-3 मरतबा टेस्ट कराया बीच में, तो नॉर्मल है। तो डॉक्टर की सजेशन से मैं टैबलेट भी छोड़ दी। तो मैं अपने वेट कितना होना चाहिए था ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बेबी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि हाइट 5 फीट 3.5 इंचेस आपने बताई है, आपका वजन 63 केजीज आपने बताया है, आपकी हाइट के हिसाब से 54 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी उम्र है तो मैं और 52 कहूंगा आपको। तो आपकी हाइट, आपका वेट होना चाहिए 52 केजी, लेकिन आपका वेट 63 केजी है, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 11 किलो, 10 से 11 किलो वजन आपका ज्यादा है। तो आप वो मेंटेन करें और थायराइड को आप रिपीटेडली चेक करवाते रहें, हर 3 महीने को चेक करते रहें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड अगर बढ़ जाता है तो अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें तो शायद आप उसमें कंट्रोल में रहेंगी। और मैं ये पुराने जो पेशेंट हमारे जो है मैडम, उनके मैं जरूर कहूंगा कि वजन जो उनका जो एकदम डाइट करने के बाद भी अगर वो बढ़ गया है, तो एक स्टडी हुई थी और वो स्टडी का नाम था स्टेडमैन स्टडी। एक रिसर्च हुई, और ये रिसर्च हुई थी ड्यूक मेडिकल, जो नॉर्थ कैरोलिना में ड्यूक मेडिकल इंस्टीट्यूट बोलकर है, नॉर्थ कैरोलिना में। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी नामचीन स्टडी है इसकी, जो स्टडी हुई थी स्टेडमैन स्टडी। और इसमें यह देखा गया है कि जो लोग एक बार वजन कम कर लेते हैं उसके बेनिफिट उनको 5 से 10 साल तक मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि एक बार जो वजन कम करते हैं तो उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, जो अंदर के जो बॉडी का, तो उन्हें शुगर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 50% 70% डिक्रीज हो जाते हैं, बीपी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर उन्हें बीपी नहीं है। तो इसके जो बेनिफिट्स है, तो आप ये मत वो करें कि अगर एक बार वजन कम हो गया है तो एक बार अगर आपका वजन कम हो चुका है तो उसके बेनिफिट्स आपको 5 से 10 साल तक मिलेंगे, और उसके बेनिफिट्स आपको शुगर के चांस कम हो जाते हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये बहुत अहम चीजें अगर इसके, क्योंकि इसके तो मैं कई वॉल्यूम्स पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे इसका अंदाजा है कि आपको बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग तक 5 साल तक, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं अकॉर्डिंग टू स्टडी के हिसाब से, स्टेडमैन स्टडी, उसमें यह क्लियरली है कि आप 5 साल तक उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको शुगर आने के चांस कम आते हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके हार्ट के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने की चीजें कम हो जाती हैं। तो वजन अगर आप रीगेन भी करती हैं, वापस भी वजन अगर आप आ जाता है, तो ये स्टडी जो बहुत ही दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ड्यूक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कहते हैं, विस्कॉन्सिन, ये नॉर्थ कैरोलिना में है, ये इसमें क्लियरली इंडिकेट है कि भाई आपको इसके बेनिफिट्स 1000% रहते हैं आपको। जी जी। तो हमने अक्सर देखा है जो लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हो चुका है, जो फैमिली प्लानिंग का होता है, तो उसके बाद लेडीज गेन करती हैं वेट, इसकी क्या वजह है? और थायराइड से कहते हैं कि वेट बढ़ता है, वेट कम भी होता है, तो थायराइड का ओबेसिटी से क्या ताल्लुक? जी बिल्कुल, देखिए हाइपोथायराइडिज्म में हम ये देखा गया है कि वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है, वहां के मेटाबॉलिज्म्स इस तरह से हो जाते हैं कि हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है, हाइपरथायराइडिज्म में वेट लूज होता है। ये सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट है, बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स है वो मेटाबॉलिज्म पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं।
तो ये ऑपरेशन का ऑपरेशन के देखिए, ऑपरेशन में जैसा कि ट्यूबेक्टमी के बाद लोग फैमिली प्लानिंग के बाद वजन बढ़ जाता है, इन बिटवीन प्रेगनेंसी के बीच में बढ़ जाता है, तो ये कहते हैं कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी में जरूरी है, मतलब एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट के 2 साल का फर्क है, फर्स्ट के 1 साल का भी फर्क हो, ये जरूरी है कि उनकी बीएमआई के हिसाब से उनके या वो अंडरवेट है या ओवरवेट है तो 4 से 5 किलो अपना वजन इन बिटवीन प्रेगनेंसी लूज करें। अच्छा खाएं। देखिए ये भी होता है कि बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लेकिन इतने ऐसे कई चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिससे खाने से, अच्छी चीजें खाने से आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम होता, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अगर हम फर्स्ट कीजिए, अगर हम जूस की बात करते हैं, आप फ्रूट्स लीजिए, आप फ्रूट्स खा सकती हैं, कई ऐसी अच्छी चीजें होती हैं, तलन की चीजें आपको जरूरी नहीं है कि तलन की चीजें खाने से उल्टा आपको तलन की चीजें खाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं। जी, प्रेगनेंसी में शुगर होती है तो क्या उसका असर बच्चे पर भी होता है, या बाज लोगों को कहते हैं कि प्रेग्नेंट जब होती हैं तब शुगर आ जाती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है, तो क्या इन बिटवीन बच्चे पर असर पड़ता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए इन बिटवीन अगर प्रेगनेंसी के दौरान में अगर किसी को शुगर आती है तो हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से वर्ड दिया गया है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि, और ये जनरली आता है 24 to 28 वीक में, प्रेगनेंसी के दौरान में ये मालूम चलता है। और जब ये अगर मां का अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो यही शुगर प्लासेंटा के दौर पे जो कनेक्शन होता है बच्चे के, वो बच्चे को चले जाता है, और वही हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बच्चा बड़ा बेबी बॉर्न होना शुरू हो जाता है, जिसे मैक्रोसोमिया कहते हैं, यानी कि बड़ा बेबी। तो 3.5 kg से अगर ऊपर अगर वेट इंडियन अगर एशियन उसमें देखा गया है 3.5 किलो वजन से अगर बच्चा ज्यादा होता है तो हम उसे मैक्रोसोमिया बेबी कहते हैं, यानी कि बड़ा बेबी कहते हैं। और उसके कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिससे उसके शिकायत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर मां का शुगर अगर कंट्रोल में हो, अगर बिल्कुल अगर कंट्रोल में मेंटेन करते हैं तो ये चीजें बच्चे में नहीं देखी जा सकती। हाँ, बच्चे को शुगर आने के चांसेस कितने होते हैं ये उसका स्टैटिस्टिक्स अलग होती हैं, इस पर जब हम बात करेंगे तो उस पर ज्यादा शायद मैं आपको और डिटेल में बता सकूंगा कि बच्चे के चांसेस भी शुगर आने के होती है, कितनी होती है, अगर वो मैं आपको, जैसे 25% बाद बच्चों में होती है तो 50% बाद होती है, लेकिन 10 साल के बाद हो सकती है, या बच्चे के शुगर, मां का कितना शुगर कंट्रोल होता है, टाइट ग्लाइसेमिक जितना होता है, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमने बात की ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशंस पर। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मौजू है, जी। तो हमें अगले भी हफ्ते इसी पर बात कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपके दिल में भी कोई सेहत को लेकर सवाल करना है, ओबेसिटी से रिलेटेड हो, या आप मोटापे का शिकार हो गए हो, या आप डायबिटिक यानी कि शुगर का शिकार हैं, तो अगले हफ्ते आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सेहत का ख्याल रखिएगा, बहुत और बेहद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह सेहत दे देता है, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर बनती है। तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स मैंने बताया कि जैसे कि शाली बंडा और बंजारा हिल्स और विजयनगर कॉलोनी में अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम का हल उनसे निकलवा सकते हैं। और चलिए, अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। हमारी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू।